डियर पेरेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। वैसे तो जो हमारा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स वाला चैप्टर था वो खत्म हो चुका था। जो भी आपके सिलेबस में मेंशन है वो हमने डिस्कस कर लिया था एज ए मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू। बट एक क्वेश्चन मैंने देखा कि आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं और वो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, गेट में पूछा गया है, आपका जो DEE का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया है। तो मुझे लगा कि ये फंडामेंटल भी डिस्कस कर लेना चाहिए। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांजिस्टर का लीकेज करंट क्या होता है और जो लीकेज करंट होता है उनका आपस में रिलेशन क्या होता है। क्या होता है लीकेज करंट आगे आपको समझ में आएगा, रिलेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी समझ में आएगा। और जो क्वेश्चन आप लोगों ने मुझसे पूछा है वो भी हम सॉल्व करके दिखाएंगे। ये क्वेश्चन बेसिकली आपके DE एग्जाम में भी पूछा गया था और इससे पहले ये गेट में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है। आप सर्च करोगे तो आपको मिल भी जाएगा। तो इस क्वेश्चन का हम सोल्यूशन भी देखेंगे। यहाँ पे ये अल्फा के टर्म में पूछा हुआ है, हमने बीटा के टर्म में भी रिलेशन देख लेना है, अल्फा के टर्म में भी देख लेना है। मतलब किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इजीली उसको सॉल्व कर पाओ। अल्फा है क्या यहाँ पे या बीटा है क्या, वो बेसिकली होता है आपका करंट गेन। और भी आगे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, बट उससे पहले एक जरूरी सूचना। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी है और इसको लाइक करना आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बाकी आप मुझे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। Educating today for better tomorrow। और वीडियो को इस उम्मीद से शुरू करता हूं कि जो बेसिक फंडामेंटल है पीएन जंक्शन डायोड का, ट्रांजिस्टर का, बीजेटी का, ये सारी चीजें आपको पता होंगी। ऑलरेडी इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपने वो वीडियो देखा होगा, बट आपने वो वीडियो देखे हैं, नहीं देखे हैं, किसी और के वीडियो देखे हैं या फिर बुक से पढ़े हैं, कैसे भी, बट आपके बेसिक चीजें क्लियर होनी चाहिए। अगर इस वीडियो को समझने में आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, दैट्स मीन कि आपने पढ़ाई नहीं किया या तो पढ़ाई किया है तो रिवीजन नहीं किया है, क्योंकि सिंपल चीजें हैं। एक बार मैं चीजों को रिकैपिचुलेट भी कराऊंगा, क्योंकि वो चीजें यहाँ पे हम डायरेक्टली यूज करेंगे तो आपको शायद समझ में ना आए। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिया है एक NPN जंक्शन। आपको पता है ये NPN हो सकते हैं या फिर PNP हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। दो डायोड को हम फ्यूज कर देते हैं, बन जाता है ट्रांजिस्टर। बाकी ये सारी चीजें हमने डिस्कस किया था कि जो एमिटर होता है वो हैवीली ड्रॉप्ड होता है, जो कलेक्टर होता है कम ड्रॉप्ड होता है, मॉडरेट ड्रॉप्ड आपका P होता है, और जो बेस होता है बहुत पतला होता है। ये सारी प्रॉपर्टी हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। एमिटर क्या करता है, एमिटर के पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं। जैसे यहाँ पे N टाइप का मटेरियल है, यहाँ पे N की हैवीली ड्रॉपिंग हुई है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मूव करेगा, ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है। कलेक्टर की साइज बड़ी आपको नजर आ रही है, कम ड्रॉपिंग किया गया है तो कलेक्टर ले सकता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि दोनों N ही हैं, तो इसमें भी मेजोरिटी चार्ज तो N है, तो ये लेगा कैसे, लेगा क्यों, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस है। ये सारी चीजें पहले हमने डिस्कस किया हुआ है। अब आज जो ये रिलेशन है, इस रिलेशन को समझने के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे इसकी वाइसिंग कर देते हैं। आपको पता है दो तरीके से कर सकते हैं, रिवर्स एंड फॉरवर्ड। अगर आप चाहते हो कि आपका ट्रांजिस्टर काम करे तो आपको एक्टिव रीजन में रखना पड़ेगा, और एक्टिव रीजन के लिए आपका जो एमीटर बेस जंक्शन है, इसे इस वाले जंक्शन को हम कहते हैं एमीटर बेस जंक्शन, इसको हम कहते हैं बेस कलेक्टर जंक्शन। दिख भी रहा है आपको। तो जो आपका एमीटर बेस जंक्शन है ना, इसको करना होता है हमको फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, P टाइप के मटेरियल को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, N टाइप मटेरियल को नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर देंगे, तो इसे हम कहते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। ठीक है। और इसको क्या करना होता है, रिवर्स बाइसिंग। तो यहां पे रिवर्स बाइसिंग हमको करना है तो P टाइप मटेरियल को नेगेटिव कर देंगे और N टाइप के मटेरियल को क्या कर देंगे, पॉजिटिव कर देंगे। ठीक है। और यहां पे कहीं पे अगर आपने देखा हो 2 से 3 4 ऐसे लाइन खींचा हो तो उसे परेशान नहीं होना है, वो नंबर ऑफ सेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब अल्टीमेटली इनके आगे का फंडा क्या होता है वो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ था। अब क्या होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये हैवीली ड्रॉप्ड भी है। तो अब इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे भाई, एक इलेक्ट्रॉन को फोर्स करेगा, ये किस साइड में, इस साइड में, क्योंकि यहाँ पे क्या जनरेट होगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी ना, इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, पुल करेगी इस साइड। अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहां से इस साइड मूव करेगा, मतलब एमिटर से कलेक्टर मूव करेगा। इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा तो करंट आपकी किधर मूव करेगी, कलेक्टर टू एमिटर मूव करेगी। वेरी सिंपल, ये है आपके करंट का डायरेक्शन। ठीक है। अब एक चीज तो हो गया कि ये जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो मूव कर रहे हैं, बट ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे केवल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर ही है, माइनॉरिटी भी होंगे। और एक चीज और आपको समझना है कि जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला है सब यहाँ पे नहीं पहुंच जाएगा,
कुछ इसमें फंस भी जाएगा, क्योंकि ये मटेरियल कौन सा है, यहाँ पे पी टाइप के मटेरियल है, होल्स ज़्यादा हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स को होल्स अपने आप में ट्रैप भी करते रहेंगे, तो वो चीज़ डिफरेंट है। मान लीजिए 5% 10% का यहाँ पे लॉस हो जाता है। अब ये समझो आप, मान लीजिए पी टाइप मटेरियल है, यहाँ पे होल्स ज़्यादा हैं, मेजोरिटी में क्या है, होल्स है, बट इलेक्ट्रॉन्स भी तो होंगे, कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे बट होंगे। इन इलेक्ट्रॉन्स, ये जो माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी क्या करेंगे, इस साइड फ्लो करेंगे। यहाँ का जो होल्स है माइनॉरिटी में, यहाँ पे क्या होंगे, होल्स होंगे, वो इस साइड फ्लो करेंगे। तो अगेन जब यहाँ से यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है इस साइड फ्लो कर रहा है, तो एक और करंट इसमें फ्लो करेगी, जो फ्लो किस वजह से कर रही है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से कर रही है। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपने यहाँ पे पोटेंशियल लगाया हुआ है, और जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो किधर फ्लो कर रहे हैं, आपके एमिटर से कलेक्टर फ्लो कर रहे हैं, तो एक करंट आ रही है। दैट्स मीन कि यहाँ पे दो करंट है, एक मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट है, दूसरी माइनॉरिटी की चार्ज कैरियर की वजह से करंट है। तो जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट है ना, उसे ही हम कहते हैं लीकेज करंट। जैसे लीकेज वर्ड ही हम कहाँ पे यूज करते हैं, मान लीजिए कहीं पे हम पाइप में कुछ फ्लो करा रहे हैं और हम चाहते हैं कि वो पाइप में आगे बढ़ते रहे, बट कहीं पे लीक होकर थोड़ा थोड़ा वहां से निकल रहा है, तो उसे हम कह देते हैं लीकेज हो रहा है ना यहाँ पे। उसी तरीके से ये जो करंट होती है ना माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से, वो बहुत ही कम होती है, माइक्रोन में होती है, नैनो में होती है, ठीक है। डिपेंड करता है कि कौन से मटेरियल का है, डॉपिंग लेवल कितना है, तो उसके ऊपर डिपेंड करती है, बट बहुत ही कम होती है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कंपेरिजन में। तो इसलिए इसे हम कहते हैं लीकेज करंट, कम होने की वजह से। बट एक चीज ध्यान रखो कि एक तो जो कलेक्टर से एमिटर की साइड करंट जा रही है वो मेजॉरिटी चार्ज की वजह से जा रही है, दूसरी जो करंट जा रही है वो माइनॉरिटी की वजह से जा रही है। अब एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो रिवर्स बाइसिंग है, रिवर्स बाइसिंग अलाउ नहीं करता है करंट, इसलिए आपको समझना है कि जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से जो करंट फ्लो कर रही है, रिवर्स बाइसिंग का उस पर कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। हाँ, टेम्परेचर का उस पर फर्क पड़ता है, क्योंकि वो होती है टेम्परेचर सेंसिटिव, इसीलिए हम इसे कहते हैं कलेक्टर रिवर्स सैचुरेटेड करंट, या हम इसे कहते हैं माइनॉरिटी कैरियर करंट, या फिर इसे हम कहते हैं थर्मल जनरेटेड करंट। इतने सारे नाम हैं इसके, ये बेसिकली माइनर फॉर्म में होते हैं। अगर हम मेजर की बात करें तो मेजर में जो करंट फ्लो कर रही है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से जो करंट फ्लो कर रही है, यहाँ पे क्या आएगी, आई ई आएगी, ऊपर चली जाएगी आई बी बेस, और इधर आ जाएगी आई सी। तो यहां से हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं, दैट इज आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। एक तो ये हो गया, ये जो इक्वेशन आया है ये आया है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। दूसरी करंट जो हम लिखेंगे वो होगा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। अगर हम यहाँ पे कलेक्टर को सेपरेटली लिखें तो कलेक्टर में दो करंट फ्लो कर रही है, आईसी। एक को कहेंगे कि वो मेजॉरिटी जो चार्ज कैरियर है उसके वजह से, और एक करंट फ्लो कर रही है माइनॉरिटी की वजह से। अब ये जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है ना, इसे हम कहते हैं अल्फा आई ई। अब ये अल्फा आई कहाँ से आ गया, या फिर अल्फा क्या है बेसिकली, तो अल्फा को हम कहते हैं करंट गेन। इससे पहले याद रखो मैंने बताया था आपको कि जब तक आप यहाँ पे बाइसिंग नहीं करोगे करंट फ्लो नहीं करेगी। बट मैंने ये भी बताया था कि बाइसिंग में जितना वोल्टेज आप लगाओगे, मतलब जितना आप दोगे पोटेंशियल, उससे कहीं ज्यादा हमारी करंट फ्लो करती है। दैट्स मीन कि वहां पे करंट का क्या हुआ है, गेन हुआ है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है वो एम्फेसाइज कर देता है, नहीं एम्पलीफाई कर देता है, करंट की वैल्यू को बढ़ा देता है। तो यहाँ पे अल्फा को हम क्या कहते हैं, अल्फा को कहते हैं हम करंट गेन। अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू होता है दैट इज आई सी बाई आई ई। ध्यान रखना, अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, आई सी बाई आई ई। उसी तरीके से बीटा भी होता है डीसी करंट गेन, दैट इज कॉल्ड आई सी बाई आई बी। ये बेसिकली रेशियो होता है। यहाँ पे आपका जो कलेक्टर करंट डिवाइडेड बाई आपका एमिटर करंट, कलेक्टर करंट डिवाइडेड बाई द बेस करंट, अल्फा एंड बीटा, ये दोनों वैल्यू हैं। अल्फा यहाँ पे दिया गया है, बीटा भी आप जान लो, ये भी क्या होता है, करंट गेन ही होता है। इनकी वैल्यू ज्यादा होगी कि कम होगी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मतलब अल्फा की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी कि कम होगी, और क्यों होगी, इससे पहले हमने डिस्कस किया हुआ है इसको। और ये जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट है ना, इसी को हम कहते हैं आईसीबीओ। आईसीबीओ का मतलब यहाँ पे होता है लीकेज करंट कलेक्टर टू बेस, कलेक्टर टू बेस लीकेज करंट। अब आप कहोगे कि ओ का मतलब क्या है, ओ का मतलब है व्हेन हम एमिटर सेक्शन को ओपन रखते हैं। अब आप कहोगे कि साला ये कहां से आ गया, एक नई चीज, तो बताता हूं कहां से आया है। बेसिकली इनके कहने का मतलब ये है, अब इसी को हम दूसरे सिंबल की तरह कुछ इस तरीके से भी बना सकते हैं जो मैंने इससे पहले बनाया था। सपोज कर लीजिए कि ये हमारा बेस है, ये हमारा कलेक्टर है, ये हमारा एमिटर है, ठीक है, ये हमारा एमिटर है। हम बात कर रहे हैं एनपीएन टाइप के ट्रांजिस्टर की, ठीक है।
ये हमारा क्या है, एमीटर है, ये हमारा कलेक्टर है। हमने कहा है कि ये जो आपका है ना, इसको रखना है ओपन, इसको रखना है ओपन, मतलब यहाँ पे कुछ बाइसिंग करना नहीं है, दैट्स मीन कि ये ओपन रहेगा। और इसको करना है रिवर्स बायस, मतलब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है। तो इसको आपने कर दिया रिवर्स बायस। अब यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रही होगी इसी को ही हम कहते हैं ICBO। क्या कहते हैं इसको हम? ICBO। व्हेन द एमीटर सेक्शन इज ओपन, एमीटर में आपने कोई भी करंट फ्लो नहीं कराया है, तो उस टाइम पे यहाँ पे माइनॉरिटी की वजह से जो करंट फ्लो कर रही होगी आपके इस सेक्शन में, उसे हम क्या कहेंगे? ICBO। लीकेज करंट इन कलेक्टर टू बेस व्हेन एमीटर सेक्शन इज ओपन, इसे हम कहते हैं। अब थोड़ा सा और आप सोचो कि मैंने ऐसा क्यों लिखा है, तो यहां से भी आपको समझ में आ रहा होगा कि एक करंट तो एक फ्लो कर रही है जब इसको हमने बाइसिंग नहीं किया है, और हम चाहते हैं कि हमारा ट्रांजिस्टर एक्टिव रहे, तो हम इस वाले को क्या कर देंगे, इन दोनों जंक्शन को फॉरवर्ड बाइसिंग कर देंगे, तो एक करंट और फ्लो करने लगेगी। तो अब कलेक्टर में कितनी करंट फ्लो कर रही होगी? एक तो ये वाली करंट और एक करंट जो यहां से आ रही होगी। बट एक चीज हमको और पता है कि यहां से जो करंट आती है उतना ही नहीं जाती है, यहां पे थोड़ा सा उसमें गेन हो जाता है, गेन हो जाता है। तो यहाँ पे अल्फा का मल्टीप्लाई करके हमने क्या कर दिया, उसको ऐड कर दिया है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज अल्फा आई, मतलब जो एमीटर से करंट आ रही है उसका गेन हो जाएगा, प्लस हम यहाँ पे लिखेंगे ICBO। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, ध्यान रखना, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। कहां से आया आपको पता चल गया। इसी तरीके से हम दूसरा इक्वेशन भी लिख सकते हैं जब हमारा बेस ओपन हो। यहां पे तो हमने क्या किया है, एमीटर को ओपन रखा है ना, अब हम बेस को ओपन रख देंगे। बेस को ओपन रखेंगे तो ये आ जाएगा भाई बीटा। बीटा की वैल्यू मैंने आपको पहले ही बताया था, बीटा इक्वल टू IC बाई IB। तो ये हो जाएगा आपका बीटा IB, बीटा IB प्लस यहां पे अब आ जाएगा ICBO नहीं, यहां पे आ जाएगा ICEO। इसे हम कहते हैं दैट इज लीकेज करंट कलेक्टर टू एमीटर, लीकेज करंट कलेक्टर टू एमीटर व्हेन बेस इज ओपन। ये जो कनेक्शन है इसमें करंट जो फ्लो कर रही थी इस टाइम पे आपका एमीटर ओपन था। इसी तरीके से हम इन दोनों की बाइसिंग कर देंगे और इसको ओपन रख देंगे, मतलब यहां से बाइसिंग हटा के हम अब क्या करेंगे, इन दोनों टर्मिनल की बाइसिंग कर देंगे, ठीक है, इन दोनों टर्मिनल की हम बाइसिंग कर देंगे। तो इस टाइम पे जो इसमें करंट फ्लो करेगी उसे हम कहेंगे ICEO। समझ में आया आपको? तो अगेन ये जो करंट होगी ये इसके, जब हम इसको भी फॉरवर्ड बाइसिंग कर देंगे तो अगेन इतना इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली जैसे इसको हमने लिखा है वैसे ही इसको लिखा है, बट यहाँ पे एमीटर ओपन था, यहाँ पे हमने बेस को ओपन रख दिया, मतलब बेस को बाइसिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो मुझे 3 इक्वेशन मिल चुका है। इन तीनों इक्वेशन को आपको ध्यान रखना है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, और ये 2 छोटे छोटे बच्चे मिले हैं इक्वेशन के, तो इनको भी आपको ध्यान रखना है। अब आगे हम मेन डेरिवेशन करने वाले हैं, बेसिक चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से उस इक्वेशन को लिख लेता हूं मैं, दैट इज अल्फा। अल्फा इक्वल टू मैंने क्या लिखा था, IC डिवाइडेड बाई IE, ठीक है। बीटा इक्वल टू मैंने क्या लिखा था, दैट इज IC डिवाइडेड बाई IB। ये हो गया बीटा इक्वल टू। अब यहां से हम IC इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, IC इक्वल टू अल्फा IE इज इक्वल टू, अगेन IC इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बीटा IB। ये हमारा अगेन एक दूसरा इक्वेशन बन गया। पिछला वाला तो आप याद रखना ही रखना। एक इक्वेशन मैंने लिखा था दैट इज IB, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं, दैट इज IB इज इक्वल टू IE इज इक्वल टू IB प्लस IC, ये हमने लिखा था। अब दोनों साइड इस इक्वेशन को सपोज कर लीजिए इक्वेशन नंबर 2 है, इसको हम IC से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो यहां पे क्या आ जाएगा, दैट इज IE डिवाइडेड बाई IC प्लस प्लस नहीं इज इक्वल टू दैट इज IB डिवाइडेड बाई IC प्लस IC डिवाइडेड बाई IC की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। वेरी सिंपल। अब यहां पे आप देखो IE डिवाइडेड बाई IC इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, 1 बाई अल्फा लिख सकते हो ना। तो दिस इज इक्वल टू 1 बाई अल्फा, ये इक्वल टू है दैट इज 1 बाई बीटा प्लस 1। ये आपका इक्वेशन नंबर 3 है। यहां से आप अल्फा बीटा को एक दूसरे के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी।
यहाँ पे अगर मैं अल्फा की वैल्यू लिखूं तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बीटा ऊपर चला जाएगा, तो बीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस बीटा, ये किसकी वैल्यू है, अल्फा इन टर्म्स ऑफ बीटा। उसी तरीके से बीटा इन टर्म्स ऑफ अल्फा लिखूं तो ये 1 को इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो अगेन ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास अब आ जाएगा अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा। सिंपल मैथमेटिक्स है, आप कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां से कभी कभी इस पे रिलेशन भी पूछता है, इसलिए मैंने आपको ये दिखा दिया। तो ये आपको पता चल गया कि जो गेन है हमारा दोनों, उसका आपस में रिलेशन क्या है। अब हम फाइंड आउट करते हैं, जो हमने एक इक्वेशन लिखा था वहां पे कि आई सी इक्वल टू, हमको पता होता है क्या होता है, अल्फा आई ई प्लस हमारे पास होता है दैट इज करंट, कौन सी करंट, CBO, मतलब कलेक्टर टू बेस करंट व्हेन एमीटर इज ओपन। वेरी सिंपल। तो आई सी इक्वल टू अल्फा, आई ई को क्या लिख सकते हो आप इस वाले इक्वेशन से, जो हमने प्लस वाला इक्वेशन लिखा था ना इससे पहले, ये वाला इक्वेशन, इस वाले इक्वेशन से क्या लिख सकते हो आप, आई ई को लिख सकते हो आई बी प्लस आई सी, वेरी सिंपल, प्लस आई सी बी ओ। यहां से अब आई सी देखो, यहां पे भी आई सी है, यहां पे भी आई सी है, इसको ले आओ, इधर कॉमन ले लेते हैं तो आई सी कॉमन हो जाएगा, ये अल्फा के मल्टीप्लाई के साथ इधर आएगा तो ये 1 माइनस अल्फा हो जाएगा, इज इक्वल टू अल्फा इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो दैट इज आई बी प्लस ये क्या हो जाएगा आपका आई सी बी ओ। वेरी सिंपल। यहां से आप आई सी, ये बेसिकली आई सी है, अल्फा नहीं है, तो यहां से बेसिकली आई सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई सी इज इक्वल टू अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा। वेरी सिंपल, दिस इज आई बी, और ये प्लस क्या हो जाएगा, इसमें भी अल्फा का डिवाइड हो जाएगा, सॉरी इसका डिवाइड हो जाएगा 1 माइनस अल्फा का, तो दिस इज आई सी बी ओ डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा। वेरी सिंपल। अब देखो इसके इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, बीटा लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। और इसके इक्वल टू 1 बाई अल्फा इक्वल टू क्या लिख सकते हो, देखो यहाँ पे आपको पता है कि जो बीटा है दैट इज इक्वल टू अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा है, तो हम बीटा प्लस 1 कर देते हैं, बीटा प्लस 1, इसमें 1 ऐड कर दोगे तो देखो 1 ऐड करो, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा हो जाएगा, बीटा प्लस 1। तो इस वाले इक्वेशन को हम अब रिप्लेस करें तो हम लिख सकते हैं आई सी इक्वल टू, ये वाला चीज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो इसके इक्वल टू तो हम बीटा लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा बीटा आई बी प्लस, यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, यहां पे लिख सकते हैं हम बीटा प्लस 1, मल्टीप्लाई रहेगा ना, इस पूरे का मल्टीप्लाई है ये, क्योंकि ये वैल्यू तो 1 माइनस अल्फा की है, 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा की है, तो दिस इज आई सी बी ओ। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया दैट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 4, कुछ भी रख लेना आप, दैट इज नॉट अ मैटर। एक इक्वेशन मैंने और ऊपर लिखा था, आपको याद आ रहा होगा, मैंने लिखा था कि आई सी इज इक्वल टू बीटा आई बी प्लस आई, यहां पे मैंने क्या लिखा था, सीईओ, ठीक है, कलेक्टर एमीटर करंट व्हेन बेस इज ओपन। तो इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5 और 4, क्योंकि हमको रिलेशन किसमें फाइंड आउट करना है, आईसीईओ में और आईसीबीओ में, इन दोनों में रिलेशन फाइंड आउट करना है। ये दोनों क्या है, लीकेज करंट हैं, ठीक है। एक बार जब बेस ओपन हुआ तो हमारे पास जो लीकेज करंट आई वो कौन सी आई, बेस ओपन के साथ ये वाली आई, और जो आपका एमीटर ओपन हुआ तो ये वाली लीकेज करंट आई, दोनों लीकेज करंट है। ये वाली वैल्यू आईसी की, ये आईसी की वैल्यू है ना, तो यहां पे आप कर दो सब्स्टिट्यूट, तो हम क्या लिख सकते हैं, बीटा आई बी, वैसे तो आप डायरेक्टली कैंसिल आउट भी कर सकते हो, बट फिर भी मैं लिख रहा हूं, तो ये हो जाएगा आई सी ई ओ इज इक्वल टू बीटा आई बी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां पे हम लिख सकते हैं प्लस बीटा प्लस 1, और मल्टीप्लाई क्या रहेगा, आई सी बी ओ। तो यहां पे आपको रिलेशन मिल गया किसमें भाई, दैट इज आई सी ई ओ डिवाइडेड बाई क्या मिल गया आपका, आई सी बी ओ इज इक्वल टू बीटा प्लस 1। ये एक रिलेशन है, बट आपसे ये रिलेशन नहीं पूछा है, आपसे पूछा है आईसीईओ में आईसीबीओ का रिलेशन। तो ये वाला इक्वेशन हमारे पास है ही, तो सिंपली हम यहां से लिख सकते हैं आईसीईओ इज इक्वल टू, इसी वाले इक्वेशन में जो बीटा की वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट कर दो, तो बीटा की वैल्यू क्या थी, अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा, ये वाली वैल्यू है, प्लस कितना है भाई, इसमें प्लस भी तो है, प्लस 1, और पूरे का मल्टीप्लाई कितना है, पूरे का मल्टीप्लाई है आईसीबीओ। अब देखो ये 1 माइनस अल्फा इसमें मल्टीप्लाई होगा, अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिंपली हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, जब अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये 1 बाई 1 माइनस अल्फा बचेगा, दैट्स मीन कि हम लिख सकते हैं आईसीईओ इज इक्वल टू, और ये वाला इधर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, तो आईसीबीओ डिवाइडेड बाई
1 माइनस अल्फा। यही चीज आपको प्रूव करनी थी, मतलब यही आपका रिलेशन दोनों में पूछा था कि ICEO की वैल्यू क्या होगी। देख लो आप क्वेश्चन अपना, आपसे पूछा गया है कि ICEO की वैल्यू बताना है ICBO के टर्म में। हर जगह क्या है, ICBO ही है, तो हमारा इक्वेशन नंबर कौन सा सही है, डी सही है। 1 माइनस अल्फा होगा ICBO डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा। अगर बीटा के टर्म में भी पूछता है इनका रिलेशन, तो बीटा के टर्म में भी हमने रिलेशन फाइंड आउट कर लिया है। ये वाला जो रिलेशन है, ये जो कट गया, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेपरेटली रिलेशन आपका बीटा के टर्म में। तो बीटा के टर्म में जो रिलेशन है दैट इज पहले मैंने शायद लिखा था ICEO इज इक्वल टू क्या है, 1 प्लस बीटा, और यहाँ पे जो आपकी वैल्यू है ICBO। तो ये बीटा के टर्म में वैल्यू है, यहाँ पे अल्फा के टर्म में वैल्यू है। दोनों में आपको रिलेशन पता चल गया, अल्फा बीटा में रिलेशन पता चल गया, लीकेज करंट क्या होती है वो पता चल गया। तो होप्स हो कि बेसिक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप इंटर रिलेट करके फाइंड आउट कर पाओगे। बस इतना ही इक्वेशन आपको याद रखना है, बहुत बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दैट्स इट, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर जरूर करना। मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।